एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो पहले फेज के चुनाव थे वहां पर टोटल हमें लगभग 62% टर्नआउट देखने को मिला है। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा वेरिएशन है। जैसे अगर हम बात करें लक्षद्वीप की तो लगभग 83% से भी ज्यादा वोटिंग वहां देखने को मिली है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं बिहार की तो काफी लो वहां पे देखने को मिला, लगभग 48% के करीब। एक जो खराब चीज हमें देखने को मिली वो ये था कि मणिपुर के अंदर तो बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर वायलेंस एंड डिस्टर्बेंस की घटनाएं देखने को मिली। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपस में लड़े, बूथ कैप्चरिंग के कुछ इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले, स्पेशली मणिपुर के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रिपोर्ट्स यहाँ पे दर्ज करवाई गई हैं एक दूसरे के खिलाफ। दोस्तों, डेट है आज की 20 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आपको क्या लगता है कि हमने जहां भी जिस भी इस पे आपको हेल्प किया है, तो हाउ डिड वी हेल्प यू आउट इन दिस प्रोसेस? I would like to start from prelims itself. I did refer to a lot of YouTube videos. Rishav sir के दो YouTube videos particularly I would like to note. One is of इकोनॉमी का उनका 2.5 आवर्स का रिवीजन है, और उनका एक और वीडियो था वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरी ऑलमोस्ट पूरी छूटी हुई थी उस टाइम पे, सो दैट वाज अ गुड बूस्ट। देन देयर वर अदर शॉर्ट वीडियोस रिवीजन बेस्ड फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री आई बिलीव एंड मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पहले टॉपिक तो डिस्कस करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल वेपन। यूएस के ऑफिशियल्स के द्वारा वार्न किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ना बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम के अंतर्गत पॉइजन पेन्स, पॉइजन स्प्रेस इनको यहाँ पे डेवलप कर रहा है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है। देखो, वेपन तो आप सभी जानते हो कि हथियारों को बोला जाता है। अब बायोलॉजिकल वर्ड साथ में यूज हो गया, और बायो का मतलब होता है लाइफ। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कोविड-19 पेंडेमिक की, तो आप जानते हो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कितने करोड़ों लोगों की जिंदगियां हमें देखने को मिली, अफेक्टेड होनी हुई। अब देखो, अगर इसी तरह से कोई कंट्री जानबूझकर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा टॉक्सिन यूज करने की कोशिश करे यूजिंग एनी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, मतलब चाहे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंजाई, कुछ भी इस तरह से, अगर कोई ऐसा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है एंड उससे सामने वाली कंट्री को इफेक्ट करने की कोशिश करी जाती है, इसी चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। ये लोगों को, एनिमल्स को, ट्रीज को कहीं ना कहीं बहुत मैसिव लेवल के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इवन यहाँ पर ना एक एजेंट का नाम आप ध्यान में रखेंगे जिसका नाम है एंथ्रेक्स। दरअसल में क्या है, हमारे ना एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, राइट। ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है। तो इस तरह के एजेंट्स को यूज किया जा चुका है पहले भी अलग अलग तरह से लोगों को मारने के लिए। तो यूएस का यही आरोप है नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि नॉर्थ कोरिया भी इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप कर रहा है। हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिनेवा प्रोटोकॉल के नाम से, जिसके माध्यम से ना इस तरह से अगर हम बात करें बायोलॉजिकल वेपन्स की, उनके यूज को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुछ भी पॉइजनस चीजें हो गया या गैसेस हो गया, या फिर एस्फियाजियाटिंग यानी कि ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेथ को, आपकी सांस को रोक देती हैं, इन सब का यूजेज जिनेवा प्रोटोकॉल के अंतर्गत बैन है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है 1975 की। ये एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो जिनेवा कन्वेंशन के को सप्लीमेंट करती है, ठीक है ना, उससे भी एक लेवल ऊपर जाती है। तो 1975 के अंदर इसको यहाँ पे फोर्स में लाया गया था। इसका नाम कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, इंडिया ने भी 1974 के अंदर ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया था, एंड इस तरह से बाद में 1975 के अंदर ये ट्रीटी एनफोर्स में हमें देखने को मिल जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, पूरी दुनिया ने इसको रेटिफाई या साइन नहीं किया हुआ। 10 स्टेट्स ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने इस स्टेट को ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट क्रूज मिसाइल। देखो, डीआरडीओ ने क्या किया है, अभी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जिसका नाम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। इसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया गया है। कहाँ से? ओडिशा की अगर हम बात करें ना, यहाँ पर आपको चांदीपुर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ओडिशा कोस्ट के ऊपर जो चांदीपुर देखने को मिलता है, वहां से, वहां पर हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है ना ITR, यहां से हमने एक मिसाइल ITCM इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, इसका यहाँ पर फ्लाइट टेस्ट किया है। ये अपने आप में काफी सक्सेसफुल रहा। अब देखो, जब हम बात करते हैं मिसाइल्स की, तो आप जानते होंगे एक होती है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक होती है हमारे पास क्रूज मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं।
जब हम बात करते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो आप नोटिस करना ये वाला इसका जो पाथ एक बार आप नोटिस करो तो आप खुद रियलाइज करोगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर क्या हो रहा है, जो पाथ है ना उसमें कहीं ना कहीं ग्रेविटी का रोल है, राइट। और इसका कारण यही है कि ज्यादातर पाथ के ऊपर एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी देखने को मिलती है। इनिशियल फेज के अंदर रॉकेट्स के साथ इसको हमने पावर किया, पर कहीं ना कहीं बाद में जब जाके ये अपने आप बिना किसी पावर के फ्री फॉलिंग ट्रेजेक्टरी इसकी हो सकती है, एंड यहाँ पर अलग अलग टारगेट्स यहाँ पे उनको फॉलो किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि, ठीक है, इनका सुना होगा, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल हमें देखने को मिल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ ना क्रूज मिसाइल्स की, तो ये देखना ये है क्रूज मिसाइल वाला, राइट। अब क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती हैं। जब मैं बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा था ना, ये आप नोटिस करोगे ये बाहर भी जा रही है एटमॉस्फेयर से, फिर वापस री एंट्री हो रही है। पर क्रूज मिसाइल के अंदर वो आपकी आपकी विद इन द एटमॉस्फेयर ही रह रही है, एंड इस तरह से जेट इंजन के द्वारा इसको यहाँ पे प्रोपेल किया जाता है। अब इनको भी इस तरह से स्पीड के हिसाब से आप अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। इनकी जो स्पीड मैच की जाती है ना, वो मार्क नंबर या कह सकते हो, तो जो कितने मैक है उसके हिसाब से उनकी स्पीड को देखा जाता है। देखो एक्चुअली इसकी जो स्पीड देखी जाती है वो साउंड के हिसाब से देखी जाती है, जो कि लगभग थोड़ा बहुत 340 मीटर पर सेकंड के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें देखने को मिलता है डिपेंडिंग ऑन कहाँ आप देख रहे हो। पर अगर आप नोटिस करो, अगर तो किसी की स्पीड साउंड की इक्विवेलेंट होती है तो उसको हम ट्रांससोनिक कह सकते हैं। एनीथिंग लेस देन दिस इज नोन एज सबसोनिक, या फिर लेस देन 1 मैक। 1 मैक से ज्यादा होना इज सुपरसोनिक, एंड अगर बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है विच इज मोर देन 5 मैक, तो उस केस में उसको हाइपरसोनिक बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ना इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की, इसकी स्पीड कितनी है 0.9 मैक। तो यानी कि ये क्या हुई सर, ये हुई सर सब सोनिक। तो ये जो मिसाइल है इसको डेवलप किया गया है बेंगलुरु बेस्ड एक DRDO की लेबोरेटरी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। और भी अलग अलग आपकी लेबोरेटरीज का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, पर ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इस मिसाइल की परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें एक आइडिया लग गया है कि हमारे पास इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है ना। तो उसकी परफॉर्मेंस भी हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली देख पाए हैं इंडिजिनियस प्रोपल्शन सिस्टम की, जिसको डेवलप किया गया था गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा, राइट। बाकी ये अपने टारगेट को 1000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। 2 स्टेज है, 6 मीटर लॉन्ग है लगभग, एंड उसका वेट लगभग 1.5 टन के करीब की आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, इंडिजीनियस है, ये हमने खुद यहाँ पे डेवलप इसको किया है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना उसको मॉनिटर करने के लिए अलग अलग रेडार्स हो गया, और उसका कंप्लीट इसका कवरेज आपकी पूरी फ्लाइट का वो देखा गया है। इसके साथ में अगर बात करूं DRDO की, आप जानते होंगे DRDO के बारे में, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी देखने को मिल जाती है। इसका काम रहता है कि आपके जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, उनको डिजाइन करना, डेवलप करना, चाहे सेंसर्स हो गया और अलग अलग चीजें हैं, डेफिनेटली ये डेवलप करता रहता है। एंड डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भरता कैसे लेकर आई जा पाए, वो भी इसका पर्पस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इट इज केसरिया स्तूपा। पहले एक काम करते हैं, मैं आपको ना स्तूपा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम बात करते हैं ना देखो स्तूपा की, तो आप जानते होंगे कि स्तूपा डर्ट एंड स्टोन से बना हुआ एक बरियल माउंड होता है, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख भी पा रहे होंगे। कुछ इस तरह से एक बेसिक आइडिया होता है स्तूपा का। अब देखो एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, तो स्तूपास आपको ऋग्वेद के अंदर भी मेंशन देखने को मिल जाएंगे, और भी हिंदुज्म के अंदर आपके जो अलग अलग ग्रंथ हैं या अलग अलग बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनके अंदर भी इनका मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। पर जनरली हम स्तूपा की बात करते हैं तो बुद्धिज्म के साथ काफी ज्यादा इसका रिलेशन देखने को मिलता है, हालांकि इसका जो ओरिजिन था वो हिंदुज्म के अंदर ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, इस तरह आपके जो स्तूपा होता है, यहाँ पर ऊपर छत्रा हो गया, ठीक है, यष्टि हो गया, हर्मिका, ये अंडा आकार का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गेटवेज देखने को मिल जाते हैं, आपको तोरन्स के नाम से, एंड इस तरह से आपको स्टेयरवेज वगैरह देखने को मिलते हैं। एक जनरल एक आइडिया होता है स्तूपा का। अब स्तूपा के अंदर बुद्धिज्म के रिगार्डिंग या महावीर बुद्ध जी के बुद्धिज्म के रिगार्डिंग एज इन जो बुद्धा जी हैं उनके रिगार्डिंग अलग अलग उनकी आइटम्स हो गया, सेक्रेड आइटम्स और रिलीजियस रिलिक्स को अक्सर रखा जाता है, एंड इसको मेडिटेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट ना कि वहां पर क्या रखा गया है, अलग अलग स्तूपास हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक होता है आपके रेलिक स्तूपा। रेलिक का मतलब क्या होता है, आपके जो अवशेष होते हैं, ठीक है ना, तो वो अगर वहां पे रखे जा रहे हैं, अवशेष रखे जा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं रेलिक स्तूपा। इसके साथ ही ऑब्जेक्ट स्तूपा, कुछ बुद्धा की बिलोंगिंग्स को यहाँ पे रखा जाता है। कमेमोरेटिव स्तूपास कुछ उनके लाइफ इवेंट्स की रिगार्डिंग, सिंबॉलिक स्तूपा जो वहाँ पे उनकी टीचिंग्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक होते हैं वोटिव स्तूपा। वोटिव मतलब होता है मान लो किसी की मन्नत वगैरह हो, ठीक है ना, तो इनको भी जो आपके अवशेष होते हैं उन्हीं के ऊपर ही इरेक्ट किया जाता है। तो जनरल आइडिया होगा स्तूपा का।
तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ना केसरिया स्तूपा की, तो केसरिया स्तूपा इसलिए पॉपुलर है बिहार के अंदर, पटना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे टॉलेस्ट बुद्धा स्तूपा आपको देखने को मिल जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें इसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए एज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो बिहार गवर्नमेंट भी आज के समय इसको यही प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली बुद्धिज्म की वैल्यूज को यहाँ पे शो करता है। ऐसा कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी BC के अंदर एम्परर अशोका के द्वारा इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था अंडर द मौर्यन एम्पायर। एंड एक्चुअल में अशोका के द्वारा इसको इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया क्योंकि इस जगह के ऊपर भगवान बुद्ध ने 22nd जो उनका सरमन था उसको डिलीवर किया, एंड कहीं ना कहीं जो उनकी डेथ होने वाली थी उसको यहाँ पे उन्होंने पहले ही यहाँ पे अनाउंस कर दिया था। इस स्तूपा के अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें ना, पहले तो आप ना इस पिक्चर को एक बार देख लो। ये है, इस तरह से आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। तो दरअसल में जो स्तूपा है इसकी अगर टोटल अगर हम हाइट की बात करें तो लगभग 104 फीट टॉल है। अब इतनी लेंथ का कोई भी आपको स्तूपा दुनिया भर में नहीं देखने को मिलता। प्लस एट द सेम टाइम ये इसका जो बेस है ना, आप नोटिस करोगे वो क्या है, सर्कुलर शेप के अंदर है। तो सर्कुलर शेप के अंदर इसका लगभग 123 मीटर का डायमीटर है। ठीक है, तो सर्कुलर डिजाइन वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको ब्रिक्स के साथ, मड के साथ आप देखोगे अलग अलग इसको से डिजाइन किया गया है। तो काफी अपील भी इसकी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द व्हाइट प्लास्टर जो कि इसके अंतर्गत यूज किया गया है। बाकी आप नोटिस करोगे यहाँ पर डोम्स आपको गुंबद देखने को मिल जाते हैं, चैम्बर है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के जो अवशेष होते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। हर्मिका मैंने आपको इस पिक्चर के अंदर समझा ही दिया था किस तरह से आपको यहाँ पे हर्मिका देखने को मिलती है। एंड साथ ही साथ इसकी जो टेरेस होती है तो लगभग 6 टेरेस आपको देखने को मिल जाती है, 6 लेयर्स आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर स्तूपा में आपको इनक्लोज किया गया बाय बैलस्ट्रेड। एक्चुअली क्या होता है, अलग अलग जो पोस्ट होती हैं उनको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, गेटवेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हेलिकल स्टेयर केस है, लगभग 80 स्टेप्स आपको उसके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। और एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1814 के अंदर जो इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी, उन्होंने यहाँ पे इसको विजिट किया था। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले हेड थे, उन्होंने भी स्मॉल स्केल एक्सकवेशन की थी इसी साइट के आसपास 1861 के अंदर। एंड उस हिसाब से 1998 के अंदर भी सिग्निफिकेंट एक्सकवेशन ASI के द्वारा बाद में भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंटर हैं ASI और केसरिया स्तूपा के बारे में जो आपको जानने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रियो ग्रांड रिवर। ये जब हम रिवर की बात करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की। यहाँ पर एक तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया, एंड साथ साथ यहाँ पे आपको मैक्सिको कंट्री देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन के बारे में। अब आप पूछेंगे सर इसके बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। दरअसल में पता क्या है, अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन DC जो आप जानते हो, वहां पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अमेरिकन रिवर्स। ये कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि US के अंदर जो भी डिफरेंट रिवर्स हमें देखने को मिलती है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रमोट करें। इनकी हर साल ना एक एनुअल रिपोर्ट आती है। अब उस रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है कि अमेरिका की मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर कौन सी है, वो आपकी और कोई नहीं बल्कि रियो ग्रैंड रिवर ही है। पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें ना तो बहुत तेजी से इसके अंदर एक कमी देखने को मिली है इस रिवर के अंदर। तो अगर हमने इस रिवर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हो सकता है ये रिवर हमें आने वाले समय के अंदर बिल्कुल एक खत्म होती हुई देखने को मिले। तो पॉइंट ये है कि या तो ये रिवर ड्राई अप हो गई है या पार्शली ड्राई अप हो रही है, एंड ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर इसका जो फ्लो है वो और भी बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। और साथ में रीजन इसका ये भी रहा है कि चाहे USA हो गया चाहे मैक्सिको हो गया, इन्होंने पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। इन्होंने इसके पानी को एक्सेसिव यूटिलाइजेशन किया है, एंड जिस वजह से कहीं ना कहीं क्लीन वाटर का जो था उसका एक लॉस हमें देखने को मिल जाता है। तो ये लोकेशन एंड वैसे भी ओवरऑल क्या रीजन है इसके पीछे का, ये चीजें आपको जाननी चाहिए। हालांकि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पर काफी एंडेंजर्ड रिवर आज के समय बन चुकी है। लगभग 1900 माइल्स तक ये रन करती है। आपका जैसे मैंने आपको बताया कोलोराडो रॉकीज साउथ ईस्ट टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका जो अर्थ होता है इंग्लिश और स्पेनिश के अंदर वो लार्ज एंड रफ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा मैं आपको कह रहा था US और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर की तरह ये काम करती है, एंड इन दोनों कंट्री को ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है। इसके साथ में आप नोटिस करोगे सैन जुआन जो माउंटेन्स हैं कोलोराडो के अंदर, वही इसके सोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड इस तरह से आगे फ्लो करती है। पिकोस, डेविल्स, चमा, प्योरको रिवर एंड कुछ और भी यहाँ पे कुछ इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्री कवर एंड इंडिया डेटा बाय ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग रिपोर्ट। देखो वैसे तो एक डेटा आता है हमारे जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा प्रॉपर रिपोर्ट निकाली जाती है जहाँ पर बताया जाता है कौन सी स्टेट के अंदर कितना फॉरेस्ट है।
पर यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बात करें ट्री कवर के रिगार्डिंग की कितना ट्री कवर का लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो कौन ये निकालता है, ध्यान रखना, ये निकाला जाता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के द्वारा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये बेसिकली क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फॉरेस्ट को मॉनिटर करता है, कितने फॉरेस्ट में चेंजेस आए, फॉरेस्ट में चेंजेस क्यों आए, क्या वहां पे आग लग जाती है फॉरेस्ट के अंदर, या फॉरेस्ट को बहुत तेजी से काटा जा रहा है, क्या डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ये सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे इसके द्वारा देखी जाती हैं। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है ना, उसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 के अंदर। ये इस तरह से रियल टाइम चेंजेस देखता रहता है कि ओवर द टाइम क्या क्या चेंजेस आए। तो अगर हम बात करते हैं ना, देखो इंडिया की, तो इंडिया के बारे में इन्होंने बात करी है कि अगर हम बात करें तो लगभग 2002 से लेकर 2023 तक इंडिया ने 4,14,000 हेक्टेयर का ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट को लूज कर दिया। अब आप पूछेंगे सर ह्यूमिड तो पता है, ये प्राइमरी फॉरेस्ट क्या चीज होती है। देखो प्राइमरी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो दुनिया के सबसे मोस्ट डेंस फॉरेस्ट होते हैं और सबसे हमारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि आप नोटिस करोगे ना, ये प्योर मेच्योर इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये मेच्योर फॉरेस्ट होते हैं। एंड इस वजह से इन पर्टिकुलर ट्रीज के अंदर या इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर जो कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये अपने आप में सबसे रिच सोर्स माने जाते हैं। तो अगर यही हम लॉस कर रहे हैं तो इट शोज कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी अगर हम नोटिस करें 94% जो आपका ट्री कवर लॉस था वो कहीं ना कहीं नेचुरल फॉरेस्ट के विदिन ही हमें देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे कार्बन एमिशन के रिगार्डिंग, तो टोटल 89.9 मिलियन टन का नेट कार्बन सिंक हमें इन फॉरेस्ट की वजह से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कितना फॉरेस्ट लॉस हुआ, तो लगभग 1,75,000 हेक्टेयर का ऑफ ट्री कवर हमने लूज किया। 2016 में इतना था, ठीक है ना, आप नोटिस कर पाओगे। 2023 में इतना था। तो हर 2017 में मैक्सिमम हमने लॉस फेस किया था 1,89,000 हेक्टेयर्स का। इसके साथ में स्टेट्स की बात करें तो असम का मैक्सिमम ट्री कवर लॉस हुआ, फॉलोड बाय मिजोरम। इस तरह से आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। पर अगर हम बात करें फायर्स की वजह से, तो आप जानते होंगे कि उड़ीसा के अंदर बहुत सारी हमें फायर की खबरें देखने को मिलती हैं। तो उड़ीसा लॉस द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बिकॉज ऑफ फायर, ठीक है ना। अगर हाईएस्ट जनरली पूछे तो वो असम है, पर फायर की वजह से पूछे तो वो आपका उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया ट्री कवर लॉस का, एंड प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं ये भी आपको समझा दिया। साथ ही साथ ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, उसने भी यहाँ पर बताया है कि इंडिया में काफी तेजी से फॉरेस्ट लूज हो रहे हैं। तो ये क्या है FAO एक स्पेशल एजेंसी है आपकी UN की, जिसको 1945 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, जो कि डील करती है दुनिया भर में हंगर को हम कैसे खत्म कर पाएं। इसके हेडक्वार्टर्स आपके रोम इटली में देखने को मिल जाएंगे। एंड टोटल 195 मेंबर्स इसके हैं, जिसमें 194 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन आ जाता है, एंड इंडिया भी इसका डेफिनेटली एक मेंबर है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। अराल सी की बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ कह रहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, नहीं, पार्लियामेंट के साथ साथ आपके स्टेट के पास भी पावर होती है, उनके लेजिस्लेचर के पास भी। तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। भोजशाला टेम्पल कमाल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स आपको यूपी के अंदर नहीं, ये आपको धार मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तो तीसरा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा ना देखो आज के जो आपको MCQ होमवर्क रहेंगे, वो पहला होमवर्क तो ये है, इसका होमवर्क तो आप बताओगे ही, पर क्योंकि देखो ये प्लेसेस इन न्यूज भी है, तो जिसका जो भी गलत है, जैसे मान लो अगर मकांग का अंडमान सी नहीं है, कुछ और आंसर है, तो आप मुझे ये भी बताओगे कि मकांग कौन से सी के अंदर फॉल करता है। तो इन चारों का आपको आंसर एज इट इज, सिर्फ आंसर नहीं लिखना, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है कि कौन सा रिवर किस पर्टिकुलर सी में फ्लो कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका स्तूपा के रिगार्डिंग ही है। आज के बाद आप इस क्वेश्चन को आई एम श्योर अच्छे से टैकल कर पाओगे। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था नगोर्नो काराबाख के रिगार्डिंग। देखो ये वापस से एरिया न्यूज में आ चुका है, क्योंकि रशियन पीस कीपर्स कहीं ना कहीं इससे विड्रॉ कर रहे हैं। अब होता क्या है ना, देखो ये रहा आपका अजरबैजान और ये रहा यहाँ पे आपका अर्मेनिया, और इनके बीच में यहाँ पर आपको एक रीजन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम नगोर्नो काराबाख रीजन। दरअसल में क्या है, दुनिया भर में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो रीजन है, ऐसा माना जाता है कि अजरबैजान का ही रीजन है, पर यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है। एंड जिस वजह से कुछ लोग जो यहाँ पे इस जगह को हैंडल करते हैं, गवर्नमेंट जिसकी है वो अर्मेनिया के काफी क्लोज है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात है, ये अर्मेनिया अजरबैजान के बीच का कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। दूसरा अगर मैंने आपको होमवर्क दिया था बैलिस्टिक मिसाइल का, अब आई एम श्योर कि अब तो आप इसको बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि पहला दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा उसके बाद तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि भैया बैलिस्टिक मिसाइल थ्रू आउट द फ्लाइट जेट प्रोपेल्ड होते हैं,
अरे कैसी बात कर दी, अभी तो मैंने बात की कि बाद में जाके स्टार्टिंग में बस आपका रॉकेट्स इनिशियली उसको पावर देते हैं, बाद में तो अपने आप वो फ्री फॉलिंग ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं, तो अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है ना। अग्नि 5 की बात करें तो कह रहा है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, नहीं। ब्रह्मोस की बात कर रहा है तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अरे भैया ब्रह्मोस आपकी क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो सेकंड भी गलत है, पहला भी गलत है, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। दूसरा आपको होमवर्क दिया गया था विद रिगार्ड्स टू आपका जो कि 3 स्टेटमेंट्स थी यहाँ पे, पॉलिटी के साथ थोड़ा लिंक थी। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे ना तो हम रियलाइज करेंगे पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है कि कहीं ना कहीं वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बात देखो बिल्कुल ठीक है। जब हम बात करते हैं ना आपके आर्टिकल 355 की, तो उसके अंतर्गत लिखा गया है कि यूनियन की ड्यूटी रहेगी कि हर स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट एंड साथ साथ इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्प्ट करता है स्टेट्स को लीगल काउंसिल प्रोवाइड करने से अगर किसी को प्रिवेंटिव टेंशन में रखा गया है। अरे नहीं, कैसी बात कर दी, आपका आर्टिकल 25 आप देख लीजिए, उसके अंदर बात करी गई है कि जब भी एक पर्सन को डिटेन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके पास ये अथॉरिटी भी होगी उस पर्सन के पास कि एक लीगल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी सुनने की अपॉर्चुनिटी या लीगल ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर कर पाए। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट बन जाता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि पोटा की अगर हम बात करें, हालांकि ये तो अब तो पुरानी चीज हो गई है, पर 2002 के हिसाब से जो भी एक्यूज था बिफोर द पुलिस, जो भी वो कन्फेशन देता है उसको एविडेंस के तौर पर नहीं यूज किया जा सकता। देखो एक्चुअल में स्टेटमेंट गलत है। रीजन पता क्या है, ये जो हमारे एक्ट्स होते हैं ना ये काफी स्ट्रॉन्ग एक्ट्स होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऐसा बात करी जाती है कि अगर मान लो किसी पर्सन ने पुलिस ऑफिसर के सामने भी रिकॉर्ड दे दिया, कुछ कन्फेशन कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो एडमिसिबल रहेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, सिर्फ एक पहला ही ठीक था, तो ऑप्शन ए ओनली वन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW OnlyS ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।